वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज CUET UG की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर से फॉर द डेट ऑफ 17 जनवरी 2026। तो पहला करंट अफेयर आपका डील के साथ कर रहा है विद टॉक्स ऑन चबाहर पोर्ट। तो आपको बस मैं यही बताना चाहती हूँ, जितना भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो चबाहर पोर्ट है कहाँ? चबाहर पोर्ट है ईरान के अंदर। अब ईरान के अंदर चल रहा है बहुत सारा डिस्प्यूट, क्योंकि वहाँ पे महंगाई की वजह से प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा फियास्को चल रहा है। बट इंडिया के लिए चबाहर पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि हमारा जितना भी ट्रेड अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, मैप में आपको दिख रहा होगा कि जो जितना भी ट्रेड हमारा हो रहा है चबाहर पोर्ट से, ईरान के अंदर जो एग्जिस्ट करता है वहां से सामान पहुंचता है हमारा अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, एंड अफगानिस्तान से सामान वाया चबाहर पोर्ट ही इंडिया तक भी पहुंचता है। ठीक है, तो इंडिया के लिए चबाहर पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और ईरान के साथ कोई भी ऐसी कंट्री अगर ट्रेड करती है तो स्पेसिफिकली यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि उनके ऊपर 25% टैरिफ्स लगेंगे। मतलब एक तरह से पनिशमेंट, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने वाली बात ही होती है ये। ठीक है, तो अब इसीलिए अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो रोकने के लिए आप कह सकते हो कि ईरान के ऊपर जो दबदबा यहाँ पर बनाने के लिए यूएसए का ये पूरा आइडिया चल रहा है। तो अब आपको और ज़्यादा डिटेल में इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि चबाहर पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, ईरान के अंदर है। अब आप बोलोगे कि मैम ये छोटा सा एरिया हमें नजर आ रहा है कि हम अफगानिस्तान का ये वाला रीजन जो है जहाँ से 48 किलोमीटर के आसपास का जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, हम वहां से ट्रेड क्यों नहीं करते? तो बेसिकली मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो ये एरिया है ना, टोटल इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। क्योंकि मैक्सिमम रीजन जो अगर आप ये वाला देखोगे ये POK के अंडर फॉर्म करता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, एंड ये वाला रीजन जो है वो चाइना के पास एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया के पास टेक्निकली कोई एक्सेस नहीं है लैंड बॉर्डर के थ्रू कि अफगानिस्तान में सामान पहुंचाया जा सके। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स जस्टिस वर्मा चैलेंज टू इन्फॉर्मेशन ऑफ हाउस इंक्वायरी कमेटी। तो यहाँ पर बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जजेस के रिमूवल के लिए हमारे पास इम्पीचमेंट का ही प्रोसेस होता है। एंड पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी कोई जज को इम्पीच करने की बात की जा रही है। तो उसके प्रोसेस के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इम्पीच कर सके। ठीक है, अब पार्लियामेंट में भी हमारे पास लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। तो किसके पास जाएं? तो दोनों के पास भी जा सकते हो, किसी एक के पास भी जा सकते हो। बट अगर आप दोनों के पास जा रहे हो यहाँ पर, तो लोकसभा, क्योंकि जो वो लोअर हाउस है, तो वहाँ पर आपको 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 100 पार्लियामेंट के जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी यहाँ पर उसके ऊपर मुहर यानी कि येस होना जरूरी है कि हाँ इन्हें इम्पीच किया जाना चाहिए। राज्यसभा की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 50 मेंबर्स को एटलीस्ट एग्री करना चाहिए कि हाँ इन्हें रिमूव करना है। तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, हाउस इंक्वायरी कमेटी। ये हाउस इंक्वायरी कमेटी 3 मेंबर की कमेटी होती है, और यही हाउस इंक्वायरी कमेटी के बारे में कहाँ पे बताया गया है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर बताया गया है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर इसी कमेटी के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आइदर जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो होते हैं, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज बैठते हैं। अब दूसरा मेंबर इसका कौन होता है? कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या कोई भी जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तीसरे मेंबर इसमें होते हैं एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, वापस से पार्लियामेंट के पास वो रिपोर्ट जाती है, एंड अकॉर्डिंगली ही इसे पास या डिनाई किया जा सकता है। बस आपको यही जानना है। देन यूनियन गवर्नमेंट पैनल आस्क्ड तमिलनाडु टू रिवाइज डुगोंग सेंटर प्लान। तो डुगोंग क्या है? डुगोंग हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं सी काऊ के नाम से हम इन्हें जानते हैं। डुगोंग जो है एक कीस्टोन स्पीशीज ही है। ठीक है, आपको ये बस पता होना चाहिए कि कीस्टोन स्पीशीज है। अब क्या है, ये हमारे पास ऐसे मैमल्स हैं जो कि सी के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सी मैमल्स हम इनको बोलते हैं, मतलब अब ये सेलाइन वाटर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो उनको यहाँ पर बचा के रखना ज़रूरी है अपने आप में ही कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट के लिए। जो डुगोंग की जो अब आप कह सकते हो सैंक्चुरी है, उनके लिए स्पेसिफिकली बनाई जा रही थी कि एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उनको कंजर्व किया जा सके। बट अभी ये जो प्लान है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट ही इस सैंक्चुरी को बनाने के चक्कर में डिस्ट्रॉय होगा, जिस वजह से पूरी न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश की गई है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि डुगोंग को हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, इन केस अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो। देन यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो इस बार चीफ गेस्ट होंगे 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए। रिपब्लिक डे तो हम सबको पता है 26 जनवरी को होता है हर साल। ठीक है, तो इस बार कौन से नाम आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ। यूरोपियन यूनियन के लीडर जैसे कि एंटोनियो कोस्टा, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है। एंड उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, वो चीफ गेस्ट होंगे 77th रिपब्लिक डे इस बार सेलिब्रेशन के लिए। और आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि पहली बार फर्स्ट टाइम हाइलाइट्स क्या क्या है। ठीक है, ऐसी जो है फर्स्ट टाइम मिलिट्री बटालियन में स्पेसिफिकली भैरव बटालियन और शक्ति बान रेजिमेंट पहली बार हिस्सा लेंगी, और ड्रोन शक्ति नाम के हमारी जो एक रेजिमेंट है जिसके अंदर आप कह सकते हो 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन्स इनकलकेट किए हैं आर्मी ने,
वो अब यहाँ पर अपना आप कह सकते हो कि डिपिक्शन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर परेड के अंदर उनकी होगी ही होगी। मेजर हाईलाइट यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट तरह के ऑपरेशनल रोल्स ऑफ फॉर्मेशन और इक्विपमेंट के, यानी कि जो हमारे पास एरियल फॉर्मेशन होते हैं ना, ठीक है, त्रिशूल फॉर्मेशन हो गई, ये सब वो सब कुछ यहाँ पर होगा। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूरोप की एक नेवल कंटिजेंट जो भी है इस परेड का हिस्सा बनेगी, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अब यहाँ पर यही बोला गया कि 100 से ज़्यादा कल्चरल आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे मार्शल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी। अब यहाँ पर क्या है कि मार्चिंग कंटिजेंट्स जो है वो भैरव कंटिजेंट का ही पार्ट होंगी और ऊंचा कदम ताल और लद्दाख स्काउट्स यहाँ पर इसका ही हिस्सा होंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या है कि ज़ांस्कार पोनीज इस बार डिपिक्ट की जाएंगी, बैक्ट्रियन कैमल्स जो है उनको डिपिक्ट किया जाएगा और डॉग्स जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। डॉग्स तो काफ़ी 3-4 साल से आप देख रहे हो कि मेजरली इनकलकेट हो रहे हैं रिपब्लिक डे परेड के अंदर। बस इस बार स्पेशलाइजेशन क्या है कि जो ज़ांस्कार पोनीज है और बैक्ट्रियन कैमल्स है उनको भी डिपिक्ट किया जाएगा, ठीक है। एंड टोटल 18 कंटिजेंट्स होंगी एंड 13 बैंड्स हैं। एंड फ्लाई पास्ट शो, एयर शो के लिए अगर आप देखोगे तो रफाल, सुखोई 30, P-81, C-130, C-295, MiG-29, अपाचे, LCH, ALH और Mi-17 एयरक्राफ्ट्स होंगे। और वंदे मातरम इस बार सेंट्रल फोकस रिपब्लिक डे का होगा, क्यों? क्योंकि 150th हमने एनिवर्सरी वंदे मातरम की इस बार सेलिब्रेट किया है ना, तो 150 ईयर्स जो है हमने इस बार वंदे मातरम की सेलिब्रेट किए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन के लिए 2026 के लिए जो टैब्लो है, जो झांकियाँ जिसको हम बोलते हैं, 6 स्टेट से होंगी और डिपार्टमेंट से होंगी, जो कि हाईलाइट करेंगे पर्टिकुलर थीम को जो उनकी स्टेट को यहाँ पर डिनोट करती है या डिपार्टमेंट को डिनोट करती है, ठीक है। और पेंटिंग कौन से, अब हमारे पास तेजेंद्र कुमार मित्र जो है उनकी जो पेंटिंग्स है स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थीम ऑफ वंदे मातरम वो यहाँ पर दिखाई जाएगी, डिपिक्ट की जाएगी। तो इसके प्लीज नोट्स बना लेना एक बार, ठीक है, पॉइंटर्स इसको नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन ISMA सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो अब आपको यहाँ पर बायोफ्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि बायोफ्यूल्स उस तरह के जो फ्यूल्स हैं जिनको अब उनके अंदर ना सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर आपको इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए बायो एंड फ्यूल्स मतलब कोई भी ऐसा बायोडिग्रेडेबल चीज़ जिसकी वजह से हम फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्यूल्स जो है जिनके अंदर मेजरली हमारे पास इथेनॉल आती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो कि E20, E30, तो ये इथेनॉल ब्लेंडिंग हम इसको बोलते हैं, है ना, कि सरकार को बस ये चीज़ बोली गई है एसोसिएशन के द्वारा कि जो शुगर केन से मेजरली आप इथेनॉल को डिराइव करते हो या वेरियस सोर्सेज से भी अगर आप इथेनॉल को यहाँ पर डिराइव करते हो, आपको क्या करना चाहिए, जिस तरीके से आप EVs को प्रमोट कर रहे हो उसी तरीके से आपको ये बायोफ्यूल्स वाली कैटेगरी वाले जितने भी हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए या डिफरेंट तरह के फिक्स फ्यूल व्हीकल हो गए, इन सबको भी प्रमोट करना चाहिए। तो आपको सब्सिडी या तो प्रोवाइड कर दो या उनके ऊपर जो GST है वो कम कर सकते हो आप, ताकि लोग जो है उनके ऊपर भी फोकस करें, उनको भी परचेज करना शुरू करें, बस इतना आपको पता होना चाहिए। देन आर्यन वार्ष्णेय बिकम्स इंडिया 92nd ग्रैंड मास्टर। हाईलाइट ही आपके लिए बहुत जरूरी है, बट आपको जो सब पॉइंटर्स मैं बता दूं वो भी इंपॉर्टेंट है इस केस में कि 3rd एंड फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म जो है उनको यहाँ उनके नाम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आर्मीनिया के अंदर भी वो जीते थे सबसे पहली बात, और इस साल की जब हम 2025 की बात करें तो 90th एंड 91st ग्रैंड मास्टर्स जो हैं वो भी इंडिया से ही रहे हैं, ठीक है। AR इलम पार्थी और VS राहुल, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। देन यमन के जो नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। पुराने प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, दैट इज सलीम सलेह। अब उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर दैट इज शाया मोहसेन जिंदानी क्या हो चुके हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, बस। देन सीड्स बिल के बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि सरकार क्या चाहती है कि नए तरह के जो सीड्स हैं, क्वालिटी सीड्स हैं, वो परचेज करें आप फार्मर्स, ताकि जो अब उनकी एक्यूरेसी, उनकी आप कह सकते हो कि रिलायबिलिटी या उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती रहे, ठीक है। तो सीड्स बिल के लिए पब्लिकली उन्होंने ओपन किया है यहाँ पर कि आप अपने व्यूज़ क्या है वो बता सकते हो। अब जैसे बजट सेशन आने वाला है वहाँ पर ये बिल को टेबल किया जाएगा, तो उन्होंने फार्मर्स को यही चीज़ बोला कि अगर आप पुराने तरीके से ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ कर रहे हो वो भी आपको अलाउ किए जाएंगे। बस यही है कि सीड्स बिल के अंदर कि हम QR कोड को अटैच कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि अगर आप मार्केट में कोई तरह के सीड्स को परचेज कर रहे हो तो वो एक्चुअली में जेन्युइन सीड्स हैं या नहीं, ठीक है, ये आपको बताया गया। देन US ताइवान रीच ट्रेड डील फोकस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर्स के केस में अगर हम देख रहे हैं कि क्या है, आपका साइंस का पार्ट बन जाता है ये मेजरली। तो सेमीकंडक्टर्स मेजरली हमारे जो चिप्स के अंदर यूज़ होती हैं, जो कंप्यूटर चिप्स बनती हैं, आपके फ़ोन चिप्स बनती हैं, डिफेंस के लिए यूज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। बस आपको इतना ज़्यादा और डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, इतना ही अब आप पढ़ेंगे। देन आपके लिए आज होमवर्क है, आपको करना क्या है, ये आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर डायरेक्टली बताया गया है टॉप 15 मेन, टॉप 15 विमेन, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कौन से टॉप 2 एटलीस्ट आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए कि टॉप 2 कौन से ऐसे पोजीशन पे वर्ल्ड रैंकिंग में अभी हैं। तो क्रिकेट में, टेनिस में, फुटबॉल में, ठीक है, ये आपको सब कुछ बताया गया है। इंडियंस के केस में टॉप इंडियंस भी आपको बताए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट एटलीस्ट 1-2 जो है हर एक टीम से आपको उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स भी क्या बनाने हैं कि ये स्पोर्ट है हमारे पास और टॉप 2 पोजीशन पे अभी मेल में और विमेन में कौन कौन है, दैट इज इट। तो क्योंकि आपके पेपर में पूछने के चांसेस जनरली आपके जो जनरल टेस्ट है उसमें है, तो आप इसी के अकॉर्डिंगली इसको याद भी कर सकते हो। कोई अपडेट इसके अंदर होगा वो मैं आपको बताती रहूंगी, तो आप अकॉर्डिंगली अपने नोट्स के अंदर चेंजेस करते रहना, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। ऑल्सो वी हैव आवर ई बुक्स फॉर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है कि ई बुक सेक्शन हमारे जो वेबसाइट पे जब आप जाओगे दैट इज www.sleepyclasses.com, तो वहाँ पर आपको मेन ही हाईलाइट में दिख जाएगा यहाँ पे ई बुक्स का सेक्शन। तो CUET के जो 2022 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड PYQs है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ पर। तो अगर आप उस ई बुक को रिलेटेड टू योर डोमेन परचेज करना चाहते हो तो यू कैन वेरी वेल परचेज देम, ठीक है। नॉमिनल सी कॉस्ट है ₹49, तो आप वहाँ पर प्लीज जाकर परचेज कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट इज योर चॉइस। करंट अफेयर्स हम यहाँ पर फ्री में डिस्कस करते रहेंगे एंड कोई आपका डाउट होता है वो भी मैं लेती रहूँगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।